लुटेरी चुड़ैल। ले भैया ओम पो, यहाँ तो सभी दुर्राटे काट रहे हैं। तभी चुड़ैल की नजर एक औरत के नेकलेस पर पड़ती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। देखो तो सही कितना खूबसूरत नेकलेस पहनकर खड़ी है ये औरत। इसे तो मेरे गले में होना चाहिए था। तभी चुड़ैल उसके पास से गुजरती है और उसका नेकलेस चुरा लेती है। चुड़ैल यहाँ से वहाँ रेलवे स्टेशन पर घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं पाता। आईलाइन लोगों के पास कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं है? इस दुनिया में सबसे अच्छी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। तभी अचानक से ट्रेन चलने लगती है और चुड़ैल ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है, जिसके बाद अचानक से चुड़ैल को एक झटका लगता है और वो ट्रेन के अंदर गिर जाती है। मैं तो डर गई। आइला, ये दिल्ली की लोकल ट्रेन है। हे भगवान, इतना बुरा झटका लगा है कि कमर ही टूट गई। आइला, ये 6 मीटर की साड़ी मुझको जमती नहीं है। अब 6 मीटर की साड़ी पहनकर उलझती रहूंगी तो चोरी क्या खाक करूंगी। तभी चुड़ैल उठती है और उसकी नजर ट्रेन में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर कई सारे लोग बैठे होते हैं जिनके पास काफी सारा सोना और पैसा होता है। ले भैया ओम भो, अब तो रहा नहीं जाता। आज तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। इतना सारा सोना, बाप रे बाप, जिंदगी में मैंने इतना सारा सोना कभी नहीं देखा होगा। आज तो मैं इन सबको लूट कर ही रहूंगी। तभी ट्रेन एक सुरंग के नीचे से गुजरती है। तभी अचानक से पूरी ट्रेन के अंदर अंधेरा हो जाता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर से बाहर निकलती है, ट्रेन के अंदर से अंधेरा गायब हो जाता है और एक औरत की नजर उसकी बहू के गले की तरफ पड़ती है। अरे कोमल, तेरे गले का हार कहाँ गया? क्या बात कर रही हो माँ जी? मेरा हार तो मेरे गले में ही है। जैसे ही कोमल अपने गले में हाथ लगाती है, उसका गला बिल्कुल खाली होता है, जिसके बाद कोमल अपना हार यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका हार कहीं भी नजर नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ पर कई लोगों के सोने के जेवर गायब हो जाते हैं और कुछ लोगों की पॉकेट से पर्स भी चोरी हो जाते हैं। अरे अरे ये क्या? अरे मेरी पॉकेट से मेरा पर्स गायब है। अरे किसी ने यहाँ पर चोरी की है। मेरे हाथों में सोने के कंगन थे, वो भी गायब है। आखिर इतनी बड़ी ट्रेन में चोरी कौन कर सकता है? चारों तरफ लोग चोर को यहाँ से वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को चोर नहीं मिलता। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, प्लेटफॉर्म के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कुछ लोग ट्रेन के अंदर चोर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी चोर कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी एक धर्मेश अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है, सर, अगर किसी ने चोरी की है तो वो एक साथ इतने सारे लोगों की चोरी कैसे कर सकता है? और वैसे भी सुरंग के अंदर से गुजरने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। इतनी देर में कोई इतने सारे लोगों की चोरी कैसे कर सकता है? मैं नहीं जानता। जिसने भी चोरी की है उसे जल्द से जल्द पकड़ो और जेल की सलाखों के पीछे डालो। इतना कहकर ऑफिसर वहां से चला जाता है और धर्मेश अपने माथे पर हाथ मारते हुए रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल इतना सारा सोना लेकर वहां से अपनी गुफा में 9-11 हो जाती है। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। आइला, इतना सारा सोना, मेरा तो बम्पर ओपनिंग लगाए रे बाबा। चुड़ैल इतना सारा सोना और पैसे अपने ऊपर हवा में उछालने लगती है और बहुत खुश होती है। ऐसे ही वो लोगों की चीजें चुराती है और अपनी गुफा में ले जाती है। एक दिन चुड़ैल गांव की सैर करने के लिए आती है। आइला, आज तो अपन इस गांव की सैर करके ही रहेगा। काफी टाइम हो गया है अपने गांव वालों को देखे बिना। थोड़ी उनकी खैर खबर भी लेकर आती हूँ। चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद चुड़ैल को गांव में चोरी करने के लिए बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। आइला, यहाँ तो चुराने के लिए कितना सारा सामान है। ये होता है चोर के हाथ मोर। आज तो मैं यहाँ सबका सामान चुराऊंगी। अब शुरू होगी मेरी लूट मार। शैतान देता है तो चप्पर फाड़ कर देता है और इंसान का सब कुछ लुट जाता है। ये कहकर चुड़ैल गांव में लूट मार करने लगती है। कभी किसी की सब्जियां चुराती तो कभी किसी की दुकान से कपड़े चोरी कर लेती। तभी चुड़ैल को एक आदमी के हाथ में iPhone 13 Pro दिखाई देता है, जिसे देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, आइला, क्या बात है, आईफोन, और वो भी iPhone 13 Pro। ये तो पूरी एक किडनी के समान है। आज तो लगता है मैं किसी की किडनी ही चुरा लूंगी। आइला आइला, मजा आ गया। चुड़ैल तुरंत जाती है और उस आदमी का आईफोन चुरा लेती है, जिसके बाद वो आदमी अपना आईफोन यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है।
अरे हे भगवान, मेरा आईफोन कहाँ गया? अभी तो लिया था। अरे पूरी किडनी के जितने पैसे दिए थे, अरे पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए का आईफोन था। अरे ढूंढो मेरा आईफोन कहाँ गया? वो आदमी तुरंत अपने आईफोन चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस चोर को ढूंढ नहीं पाती। ऐसे ही चलते चलते चुड़ैल को 3 लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से एक अंधा होता है, दूसरा बहरा और तीसरा हकला होता है। आइला, ये क्या है? ये तो पूरे गांधी जी के बंदर हैं रे बंदर। इनको परेशान करने में तो और भी मजा आएगा। तभी चुड़ैल उन तीनों के पास जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें परेशान करने लगती है। आइला, इस अंधे का क्या चश्मा है? इस चश्मे को तो मैं पहनूंगी। इससे पहनकर मैं बहुत ब्यूटीफुल लगूंगी। तभी चुड़ैल अंधे का चश्मा उतार कर पहन लेती है, जिसके बाद हकला हवा में चश्मा उड़ता हुआ देख बोलने लगता है। अबे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, केवल यही सुनाई दे रहा है, चू 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 चू। अबे कहीं तू मुझे चूतिया तो नहीं बोल रहा? यहाँ तुझे मैं अभी बताता हूँ। अबे चूतिया नहीं, चू 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 चू। अबे इस पागल ने मेरा चश्मा उतार लिया है और बार बार चू 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 कर रहा है। ऊपर से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अबे कुत्ते, तू पहले से ही अंधा है, तुझे दिखाई क्या खाक देगा? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंधा बोलने की? साले मेरी चील जैसी निगाहें हैं, सब कुछ दिखाई देता है मुझे। अभी रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। चुड़ैल चुड़ैल सालों, यहाँ पर एक भयानक चुड़ैल है। अबे अंधा मैं हूँ या फिर तू? दिन में भी तुझे चुड़ैल दिखाई दे रही है? तुम दोनों का कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? वो तीनों आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल खुद से कहती है। आइला, अब आया ना मजा। अब इनका सारा पैसा लूट कर यहाँ से चली जाती हूँ। चुड़ैल उनका सारा पैसा लूट लेती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद आगे जाकर उसे एक कूड़े के ढेर के पास गरीब बच्चे दिखाई देते हैं, जो कूड़े के डस्टबिन में से खाना ढूंढ रहे और खाना खा रहे थे, जिन्हें देख चुड़ैल खुद से कहती है। आइला, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस दुनिया में कितने बेसहारा और गरीब बच्चे हैं, जिन्हें अच्छी जिंदगी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने समय से मैंने चोरी की और कभी किसी का भला नहीं किया, लेकिन आज ये देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब मैं अपना सारा चोरी का पैसा इन गरीब बच्चों की सेवा में लगाऊंगी। आज से यही मेरा मकसद होगा। इतना कहकर चुड़ैल तुरंत खाना चोरी करके लाती है और उन बच्चों को दे देती है, जिसके बाद से चुड़ैल गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने लगती है। भूतों का WWE। गजबन नामक एक गांव में एक चौधरी का परिवार रहता था। वह लोग बहुत ही अमीर थे। चौधरी का पोता राहुल कुछ ही दिन पहले अमेरिका से गांव आया था। राहुल अमेरिका में WWE का चैंपियन था और वह चाहता था कि अपने गांव में लोगों को WWE सिखाए। इसलिए वह एक दिन अपने दादा चौधरी के पास जाता है। दादाजी, हमारे अमेरिका में सभी लोग WWE देखते हैं, जैसे आपके जमाने में कुश्ती खेला करते थे। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में भी WWE हो, जिसे यहाँ के लड़के सीख सकें। छोरे, तन्ने बात तो सही कही से, लेकिन यहाँ कौन WWE खेलेगा? यहाँ के लोग तो वैसे ही बहुत कमजोर से और हमेशा अपने काम में लगे रहे से। दादाजी, मैंने यहाँ की कुछ लड़कों को कुश्ती खेलते हुए देखा है। अगर आप गांव में प्रचार करवा दोगे तो सभी लोग WWE खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह भी चाहिए होगी। जगह की तन्ने टेंशन लेने की जरूरत ना से। सुन मुनीम, मारे पोते को उसके पसंद की जगह दिखा दे। चौधरी राहुल को जगह दिखाने के लिए मुनीम से कह देता है, जिसके बाद मुनीम राहुल को अपने साथ गांव ले जाता है। वह गांव के रास्ते जा ही रहे होते हैं, इतने में राहुल को एक सुनसान जगह पर एक अखाड़ा दिखाई देता है। अरे मुनीम जी, ये जगह देखो कितनी अच्छी है, चलो यहाँ जाकर जगह देखते हैं। बेटा, लेकिन ये जगह। राहुल उसकी बात सुने बगैर ही अंदर चला जाता है और जगह देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुनीम जी, मुझे जगह मिल गई है, अब मुझे गांव जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, ये जगह बहुत खतरनाक है। कुछ साल पहले इस अखाड़े में 2 दोस्त कुश्ती खेलते खेलते मर गए थे। जब से ये अखाड़ा बंद है और यहाँ कोई भी नहीं आता। अरे मुनीम जी, अपनी इन डरावनी बातों को अपने पास रखो, नहीं तो यहाँ के लोग डर के मारे यहाँ आएंगे भी नहीं। मैं अपना WWE यहीं खेलूंगा। और हाँ, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, अब अपना मुंह दोबारा मत खोलना।
राहुल मुनीम का मुंह पैसे से बंद करवा देता है, लेकिन राहुल को अखाड़े के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। जब वह दोनों भूत राहुल को देखते हैं तो आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये तो मौके पर चौका हो गया, अब आएगा मजा। बरसों पुराना हिसाब किताब अब जाकर पूरा होगा। राहुल महाशय चला जाता है और बहुत ही जल्द वहाँ WWE बना देता है। जब WWE पूरा तैयार हो जाता है तो राहुल उसे देखने के लिए जाता है। आखिरकार मेरा WWE तैयार हो गया, चलो अब अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही राहुल अंदर जाता है उसे गांव के दो मुस्तंडे अंदर लंगोट बांधे दिखाई देते हैं। वह दोनों बहुत अजीब दिख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें देख राहुल खुश हो जाता है और उन्हें WWE खेलने के लिए कहता है। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? चलो मैं तुम्हें WWE खेलना सिखाता हूँ। वह रिंग के अंदर एक आदमी को ले जाता है और उसे WWE खेलना सिखाता है। ये लो, ये बॉक्सिंग ग्लव्स हैं। रिंग के अंदर बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर लड़ा जाता है। वह आदमी अपने मन ही मन कहता है, अब क्या तू मुझे लड़ना सिखाएगा? रुक बेटा, तुझे तो मैं अभी धूल चटाता हूँ। वे दोनों बॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद वह आदमी बिना सोचे समझे राहुल को बुरी तरीके से मारने लगता है और राहुल इतना पिटने के बाद वहीं बेहोश हो जाता है और उसके बाद वह दोनों आदमी अपने भूतिया रूप में आ जाते हैं। अखाड़े के लोगों को अब बॉक्सिंग करना सिखाएगा? वैसे ये बॉक्सिंग है बड़ी कमाल की चीज। भाई मेरे को भी बॉक्सिंग खेलनी है और बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने हैं। वह दोनों भूत एक दूसरे के साथ WWE खेलने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चौधरी राहुल के बारे में मुनीम से पूछने लगता है। अरे मुनीम, मारा पोता राहुल कहीं दिख न रहा, आखिर वो है कहाँ? और उसकी वो का कहवे है उसे? हाँ, WWE। उसकी WWE कैसी चल रही से? मुनीम रोने लगता है और रोते हुए चौधरी से कहता है, मालिक मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच में मैंने छोटे से मालिक का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। तू कहना के चाहवे है मुनीम? मैंने सब सच सच बता। मुनीम चौधरी को अखाड़े पर बनाई WWE के बारे में सब बता देता है, जिसके बाद चौधरी अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, अरे तन्ने यो का अनर्थ कर दिया? तू भूल गया के आज से कई साल पहले मन ने उस अखाड़े में दो दोस्तों की उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर कुश्ती करवा के उनकी जान ली थी ताकि वो अखाड़ा हमारे नाम हो जाए, लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा वहां से ही। सुन मुनीम के बच्चे, हमारे पोते को कुछ हुआ तो तेरी खैर ना सह। चल अब गाड़ी निकाल। चौधरी तुरंत गाड़ी लेकर WWE पहुंचता है, जहां वह देखता है कि रिंग के अंदर राहुल बेहोश पड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों अखाड़े के भूतिया दोस्त चौधरी का इंतजार कर रहे होते हैं। आ गए चौधरी जी, आखिर आपको आना ही पड़ा यहाँ। अरे अब मजा आएगा, बरसों पुराना बदला आज पूरा होगा। चौधरी अपने हाथ जोड़ने लगता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है, छोरो मन ने माफ कर दो, मारे हिस्से की गलती मारे पोते को ना दो। तभी राहुल को होश आ जाता है और वह अपने दादा को भूतों से माफी मांगते हुए देख लेता है। राहुल अपने दादा के पास आ ही रहा होता है, इतने में से एक भूत उसे उठाकर फेंक देता है। अरे कहाँ जा रहा है? तुझे तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। दोनों भूत राहुल को मिलकर मारने लगते हैं। ये सब चौधरी से देखा नहीं जाता और वह अपने पोते की जिंदगी की भीख मांगने लगता है, लेकिन तभी मुनीम कहता है, ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप मेरे साथ चलो। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम छोटे मालिक की जान बचा सकते हैं। मुनीम चौधरी को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है, जहां चौधरी तांत्रिक बाबा को सारी घटना के बारे में बता देता है। तांत्रिक बाबा ये सब सुनकर तुरंत उसके साथ राहुल को बचाने के लिए आ जाते हैं। छोड़ दो इसको, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने हमारे अखाड़े को तोड़ा है और उस पर WWE बनाई है। अब हम इसके साथ WWE खेल रहे हैं और इसको अपने साथ ही लेकर जाएंगे। और इसके दादा ने जो हमारे साथ किया
उसका बदला हम इसी से लेंगे। हमारे पोते को छोड़ दो, चाहे हमारी जान ले लो। चौधरी भूतों के आगे अपने पोते की जान की भीख मांगने लगता है। इतने में तांत्रिक बाबा अपनी जादुई शक्तियों से दोनों भूतों को काबू में कर लेते हैं और एक कांच की बोतल में डाल देते हैं। बाहर निकालो हमें यहाँ पर घुटन हो रही है, निकालो हमें यहाँ से बाहर। अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। ये कहकर तांत्रिक बाबा उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल को बहुत चोट लग जाती है, जिसके बाद चौधरी तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। कुछ ही समय में राहुल हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ जाता है और वापस से अपनी WWE चलाने लगता है। गांव के सभी लोग अब WWE सीखने के लिए राहुल के पास आने लगते हैं और राहुल का WWE बहुत फेमस हो जाता है। कब्रिस्तान की चुड़ैल। प्रीति अपनी माँ शीतल के साथ मॉल गई थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस और खिलौने थे। तभी एक गुलाबी फ्रॉक देखकर प्रीति कहती है, मम्मा देखो ना सामने वो पिंक कलर की फ्रॉक, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज दिला दो ना मम्मा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला सकती। खिलौना दिलाया है ना, कुछ नहीं खरीदना, अब घर चलो। मम्मा प्लीज दिला दो ना, चाहिए मुझे, चाहिए मम्मा, मुझे वो ड्रेस चाहिए। प्रीति रोना बंद करो, सब हमें ही देख रहे हैं, घर चलो चुपचाप। प्रीति जिद करना बंद नहीं करती और शीतल उसका हाथ पकड़कर मॉल से घर आ जाती है। अपने रूम में रोते हुए प्रीति कहती है, मम्मा कुछ नहीं दिलाती, मुझे हमेशा ही ऐसे कर दिया, बस मुझे फ्रॉक पसंद आता है ना, फ्रॉक दिलाती, आइसक्रीम चाहिए कि आइसक्रीम भी नहीं, मेरी बात ही नहीं मानती, हो सकता है मुझसे प्यार ही नहीं करती, मुझे नहीं रहना इस घर में, और मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा बोलकर प्रीति सो जाती है। अगले दिन शीतल उसका मायूस चेहरा देखकर उसे आइसक्रीम देती है। खिलौना न दिलाने की वजह से प्रीति गुस्से में होती है और उस आइसक्रीम को फेंक देती है। तभी शीतल उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, मगर फिर रुक जाती है। ये देखकर प्रीति अपने कमरे में रोने चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने पापा रविंदर को कॉल करके शीतल की शिकायत करती है, लेकिन शीतल उसे सब बता देती है। जिसके बाद रविंद्र अपनी बेटी को और डांटता है। इस बात से गुस्सा होकर प्रीति आधी रात के 2 बजे अपनी गुड़िया लेकर घर से निकल जाती है और खुद से कहती है, अब मुझे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, वो मुझे बहुत डांटते और प्यार तो बिल्कुल नहीं करते, मैं आऊंगी नहीं घर पर। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती है और कहती है, ये मैं कहाँ आ गई, यहाँ कोई भी नहीं है, कोई मुझे डांटेगा भी नहीं, यहीं खेलकर सो जाऊंगी। अरे वाह, ये कैसा बेंच है। प्रीति कब्र को बेंच समझकर वहीं लेट जाती है तो कभी अपनी डॉल से उसके साथ खेलने लगती है। तभी उसकी डॉल जमीन पर गिरकर कीचड़ से गंदी हो जाती है और वो बोलती है, ओफो, मेरी प्यारी गुड़िया तो खराब हो गई और उसे कैसे साफ करूं? मुझे पानी भी नहीं दिख रहा, अब मैं कैसे खेलूंगी इसके साथ? तुम्हारी डॉल खराब हो गई ना प्रीति, क्या तुम्हें नई डॉल चाहिए? मैं तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन है यहाँ? मैं हूँ चुड़ैल। तुम्हारी ये छोटी सी डॉल खराब हो गई है ना, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी और बड़ी डॉल देती हूँ। ऐसा बोलते ही चुड़ैल उसे अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी सी गुड़िया देती है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, अरे वाह आंटी, ये तो बहुत सुंदर डॉल है, इतनी बड़ी तो मुझे कभी मम्मी ने भी नहीं दिलाई, क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम इसके साथ खेल सकती हो, अब से ये तुम्हारी ही डॉल है। सच्ची आंटी? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? मुझसे मांग सकती हो, तुम्हें सब दे सकती हूँ। हाँ आंटी, मुझे चॉकलेट चाहिए, और हाँ, मम्मी ने जो मुझे पिंक वाली फ्रॉक नहीं दिलाई थी, मुझे वो भी चाहिए। बस इतनी सी बात, अभी तुम्हें मैं सारी चीज ला कर देती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल प्रीति की मांगी हुई सारी चीज उसके सामने रख देती है और प्रीति को वो पिंक फ्रॉक पहना देती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह, ये तो वही ड्रेस है जो मुझे मम्मी ने दिलाई नहीं थी। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, अब मैं घर चलती हूँ। नहीं रुको, तुम अपने घर नहीं जा सकती हो। पर आंटी, मेरी मम्मी ढूंढेंगी मुझे। ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हर रोज इसी समय मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर खिलौने दूंगी। ठीक है आंटी, मैं रात को आऊंगी। ये सुनकर प्रीति उसकी दी हुई चॉकलेट लेकर घर चली जाती है। अगले दिन सुबह उसकी माँ देखती है तो बोलती है, प्रीति,
ये तो वही फ्रॉक है जिसके लिए तू जिद कर रही थी। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैंने तो दिलाई नहीं तुम्हें। आपने तो दिलाई नहीं थी ना, तो पूछो भी मत। ये बोलकर वो छत पर चली जाती है। तभी चुड़ैल उड़ते हुए उसकी छत पर आ जाती है और कहती है, प्रीति आओ बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी, हम बहुत मजे करेंगे। हाँ हाँ आंटी, मुझे आज भी आपके साथ खेलना है। मुझे चीज चाहिए, नई वाली। चुड़ैल की बात सुन प्रीति उसके साथ कब्रिस्तान चली जाती है। वहाँ चुड़ैल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए कब्रों के पीछे छुप रही थी, तो कब्रों पर कूद भी रही थी, तो कभी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ खेलकर बहुत खुश थे। तभी प्रीति थक कर बैठ जाती है और कहती है, आंटी आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, अब नहीं खेला जा रहा। अच्छा आओ मेरी गोद में सिर रख लो और सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, बिटिया मेरी सो जाए। लोरी सुनते ही प्रीति चुड़ैल की गोद में सो जाती है। कुछ देर बाद जाकर प्रीति वापस घर चली जाती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन प्रीति बहुत देर तक नहीं आती। रात में शीतल और रविंद्र अपनी बेटी को देखने जाते हैं, तो वो उन्हें कमरे में नहीं मिलती। दोनों सुबह तक अपनी बेटी का इंतजार करते हैं कि प्रीति आ जाती है। उसके हाथ में चॉकलेट और गुड़िया देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कुछ कहते उससे पहले रविंद्र उसे रोककर कहता है, शीतल नहीं, अभी इसे कुछ मत कहो। ये रोज कहाँ जाती है और ऐसा बर्ताव क्यों करती है, ये हमें पता लगाना होगा। आप ठीक कहते हैं। दोनों रात में सोने का नाटक करते हैं और जैसे ही शीतल उठकर चुड़ैल के साथ कब्रिस्तान जाती है, वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ये देखकर दोनों हैरानी से बोलते हैं, हे भगवान, मेरी बेटी पर चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। वो रोज इस चुड़ैल के पास आती है, इसीलिए वो हमसे नफरत करने लगी है और उसके साथ ज्यादा रहने लगी है। मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ अभी। नहीं शीतल, रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें पता ही है चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, हमारी बेटी को इतनी आसानी से नहीं देगी। हमें किसी तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। अपनी बेटी को इसके चंगुल से निकालने के लिए हमें वापस लौटना होगा, अभी इसी वक्त। रविंदर की बात सुनकर शीतल पत्थर रखकर अपने कदम वापस ले आती है और दोनों इसी क्षण एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी बेटी की मदद के लिए गुहार लगाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक अपनी सारी तंत्र मंत्र की जरूरत वाली चीजों को उस कब्रिस्तान में ले आता है। चुड़ैल के सामने जाकर उस पर फेंकता है। तभी चुड़ैल गुस्से से कहती है, कौन है? कौन मेरे और प्रीति के बीच में आया है? काली चुड़ैल एक बच्चे पर कब्जा करके उसके साथ खेलती है, उसे कब्रिस्तान में बुलाती है। शर्म नहीं आती? छोड़ दे इस बच्ची को, इसके माँ बाप इसे लेने आए हैं। नहीं दूंगी, प्रीति को मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ये मेरी बेटी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इसके साथ खेलती हूँ, खुश रहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलते ही तांत्रिक चुड़ैल पर अभिमंत्रित बभूत फेंकता है, जिससे चुड़ैल तब भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। प्रीति, मेरी बच्ची, मेरे पास आ जा। नहीं दूंगी प्रीति, कहीं नहीं जाएगी। लगता है चुड़ैल को तुम्हारी बेटी से ज्यादा मोह हो गया है, इसलिए तुम्हारी बेटी को छोड़ नहीं रही। मुझे इसे वापस उसी कब्र में बंद करना होगा, तभी तुम्हारी बेटी को छोड़ेगी। ऐसा बोलते ही तांत्रिक अपने कठोर मंत्र के उच्चारण से उस पर गंगा जल डालता है, जिसके बाद चुड़ैल तिल मिलाकर कहती है, छोड़ छोड़ मुझे तांत्रिक, छोड़। आ जा चुड़ैल जा, अपनी कब्र में वापस जा, छोड़ दे इस बच्ची को, जा अपनी कब्र में। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी बात सुनकर वापस अपने कब्र में चली जाती है और तांत्रिक उसकी कब्र को तंत्र मंत्र विद्या से बांध देता है। जिसके बाद प्रीति खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। रात के समय एक पीपल के पेड़ पर 5 भयानक चुड़ैलें आपस में बात करने लगती हैं। मेरी बहनों, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुर्घटना होने वाली है। अरे काली जुबान, अपना मुंह बंद रख, जब देखो उल्टा सीधा ही मुंह से निकालती है। अरे दुआ कर कि कुछ गलत ना हो। अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? जो होगा वो होकर ही रहेगा, होने को कोई नहीं टाल सकता। और हम है ना, अगर कुछ अनहोनी। तभी हेमा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद उसके कानों में गांव वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और सब लोग आग से बचकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं।
आग में कई लोग जल रहे होते हैं। जैसे ही हेमा अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी चारों बहनों से कहती है, गजब हो गया, जल्दी चलो, गांव में कहीं बहुत ही बुरी तरह आग लगी है, लोग जलकर मर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, हमें फौरन जाना होगा। हेमा की बात सुनते ही वे पांचों की पांचों हवा में उड़कर वहां से जाने लगती हैं। उड़ते हुए वो वहां पहुंच जाती हैं जहां गांव के अंदर आग लग रही होती है। आग को देखते ही वो पांचों चुड़ैलें आग को बुझाने की कोशिश करने लगती हैं, जिसमें से सुनैना पास के कुएं में जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुएं का पानी निकालकर फायर ब्रिगेड की तरह आग के ऊपर डालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हेमा जल रहे लोगों को बोरे की मदद से उनकी आग को बुझाती है और उन्हें बचाती है। जो लोग आग की वजह से अंदर फंसे हुए थे, गीता उन्हें वहां से बाहर निकालती है। वहीं बबीता और संगीता जले हुए लोगों को अपनी शक्तियों के द्वारा पहले की तरह जिंदा करने लगती है। देखते ही देखते वो पांचों मिलकर आग को कंट्रोल कर लेती हैं और गांव के सभी लोगों को बचा लेती हैं। जिसके बाद वो पांचों गांव वालों से कहती हैं, आग लगाने के लिए चिंगारी ही काफी होती है, इसीलिए आग का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कभी भी हल्की सी आग को जलते हुए देखो तो उसे समय पर ही बुझा दो, ताकि वो थोड़ी सी आग तुम लोगों की जान का खतरा ना बन सके। आग से हमारी जान को बहुत खतरा है, इसीलिए कभी भी बेवजह यहाँ वहाँ आग जलाकर ना रखें। गांव वालों, तुम लोगों को कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो सिर्फ हमें एक बार आवाज लगा देना, हम तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। गांव वालों, जो हमारे साथ हुआ है, हम नहीं चाहते कि आप सबके साथ भी वैसा हो। गांव के सभी लोग उन चुड़ैलों को अपना मसीहा मानने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी उनसे पूछते हैं, तुम सभी चुड़ैलें हमारे लिए मसीहा हो। जब भी इस गांव में आग लगती है, तुम पांचों चुड़ैल हमारी जान बचाने यहाँ पहुँच जाती हो। इस आग की चपेट में मेरा पूरा परिवार आ गया था। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि अब मेरा परिवार बच भी पाएगा या नहीं, लेकिन तुम पांचों ने मिलकर मेरे परिवार को बचा लिया। मैं तुम सबकी बहुत आभारी हूँ और तुम पांचों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम लोगों को हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमेशा तुम्हारी मदद करते रहेंगे। ये कहकर पांचों चुड़ैलें वहां से उड़कर जाने ही वाली थी कि इतने में एक बूढ़ी काकी वहां पर आकर उन्हें जाने से रोकती हैं और उनसे कहती हैं, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मैं कुछ जानना चाहती हूँ। बूढ़ी काकी की आवाज सुनने के बाद पांचों रुक जाती हैं और बूढ़ी काकी से पूछती हैं, क्या हुआ काकी, आपने हमें जाने से क्यों रोका? मैं तुमसे हर बार एक सवाल करती हूँ, लेकिन तुम पांचों हमेशा अपना मुंह बंद करके यहाँ से चली जाती हो। लेकिन आज तुम्हें बताना ही होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम पांचों को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, और मरने के बाद भी तुम पांचों इस गांव के लोगों की मदद कर रही हो। काकी की ये बात सुनते ही वो पांचों चुड़ैलें अचानक से रोने लगती हैं। जिसके बाद बूढ़ी काकी उनसे कहती हैं, देखो, रोने से कुछ नहीं होता है, अगर तुम अपना दर्द हमें बांटोगी तो शायद तुम्हें भी मुक्ति मिल जाए। तभी गीता कहती है, अगर आप सुनना चाहती हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। नहीं गीता, ऐसा मत करो। नहीं दीदी, आज मुझे मत रोको, गांव वालों को हमारी सच्चाई जानने का पूरा हक है। ये कुछ समय पहले की बात है। हम पांचों बहनें इस गांव के एक गरीब परिवार में रहा करती थी। हम पांचों एक ही घर के 5 बेटों से ब्याह करके उनके साथ रह रही थी। हमारी सास हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन गरीबी के चलते हम बहुत ही दुखद पीड़ा से निकल रहे थे। उसी दौरान हमारे गांव में एक खिलौने की फैक्ट्री शुरू हुई थी, जहां बच्चों के खिलौने बनते थे। वहां गांव की गरीब औरतें काम करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। जिसे सुनने के बाद हम पांचों बहनों ने उस फैक्ट्री में काम करने का सोचा और अपनी सास को भी बताया। सुनो बहनों, यही अच्छा मौका है अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने का। हमारे पति जितना कमाते हैं उतने में हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता। अगर हम भी काम करेंगे तो घर को अच्छे से चला पाएंगे। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी सासू माँ इस बात से मान जाएंगी। अरे दीदी, आप और हेमा दीदी है ना, अगर आप दोनों मिलकर बात करोगे तो सासू माँ भी मान जाएंगी। उसके बाद हेमा दीदी ने और सुनैना दीदी ने सासू माँ से बात की, जिसे सुनने के बाद हमारी सास उर्मिला ने हम सब से कहा, देखो मेरी प्यारी बहुओं,
मुझे तुम पर भरोसा है और नाज भी है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बाहर काम करने के लिए भेजा तो गांव वाले मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे। माँ जी, गाँव वाले तो हमेशा सोचते हैं, लेकिन क्या कभी वो हमारे घर में राशन डालने आते हैं, या फिर उनके सोचने से हमारे घर का राशन अपने आप भर जाता है? जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा घर आगे कैसे बढ़ेगा और हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? किसी के सोचने से हमें अपने फैसलों को नहीं रोकना चाहिए। हेमा दीदी की बात सासू माँ के दिल में लग गई थी, जिसे सुनने के बाद उन्होंने हमें फैक्ट्री में काम करने दिया। ऐसे ही धीरे धीरे उन लोगों ने फैक्ट्री में काम किया और अपने घर की सभी परेशानियों को दूर कर दिया। अब सब लोग एक साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। उनके लिए वो फैक्ट्री उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। धीरे धीरे उन्हें वहां पर कई साल बीत गए उस फैक्ट्री में काम करते करते। फिर एक दिन अचानक से पहली बार उस फैक्ट्री का मालिक आया और उसने उन सभी को मीटिंग रूम में बुलाया। तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया और मेरी फैक्ट्री को आगे बढ़ाया, इसलिए मैं तुम सभी की सैलरी बढ़ाने वाला हूँ ताकि तुम सभी मिलकर और अच्छा काम करो। मालिक की ये बात सुनते ही सभी लोग खुशी से पागल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अचानक से फैक्ट्री के एक एरिया में थोड़ी सी आग लग गई। उस समय फैक्ट्री का एक गार्ड वहां पर आया, लेकिन आग को देखकर वो वहां से डर कर भाग गया। आग धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो सभी वहीं पर फंस गए। उस आग की वजह से कई लोगों की जानें भी चली गईं। कुछ लोग तो अपनी जान बचाकर भाग गए और कुछ लोगों को उन्होंने उस आग में मरने से बचाया, लेकिन वो पांचों बहनें अपने आप को बचा ना पाईं और वो पांचों उस आग की चपेट में आकर मर गईं। लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो पांचों चुड़ैल बनकर यहाँ वहाँ भटकने लगीं। तुम पांचों तो सच में हमारी मसीहा हो। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे ऊपर इतना बुरा बीता हुआ काल है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो। अरे आप हमसे माफी क्यों मांग रही हो? हम तो बस चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी दूसरे के परिवार के साथ ना हो, इसीलिए हम हमेशा गांव की रखवाली करने के लिए यहीं रहेंगे। जब भी हमारी जरूरत हो तो हमें पुकार लेना, हम पांचों बहनें आप सबकी मदद करने पहुंच जाएंगी। इतना कहकर वो पांचों वहां से उड़कर चली जाती हैं और गांव वाले अपने घरों में जाकर चैन की नींद सोने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद कभी भी गांव वालों को उन पांचों चुड़ैल बहनों की जरूरत पड़ती तो वो उन्हें पुकार कर बुला लेते और वो पांचों गांव वालों की मदद करने के लिए उनके पास पहुंच जाती। मिठाई की दुकान पर चंदू बैठकर मिठाई खा रहा था कि तभी उसकी मिठाई की प्लेट हवा में उड़ जाती है। अपनी प्लेट को हवा में उड़ता हुआ देख चंदू बोलता है, अरे दादा, अचानक हमारी प्लेट वहां में पंख कैसे उग गए? चंदू खुद से ये बोल रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है और तू इस मिठाई को अकेले ही खाए जा रहा है। अरे चुड़ैल दीदी, सारी मिठाई अकेले ही खा जाओगी या मुझे भी खाने दोगी? ये मिठाई तो मेरी भी मनपसंद की है। अरे ये मिठाई तेरी ही मनपसंद की नहीं, बल्कि मेरी भी मनपसंद की है और मेरा बस चले तो इस मीठी मीठी मिठाई के साथ तुझे भी कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल दीदी, ये क्या बोल रही हो? तुमने तो मेरी मिठाई भी छीन ली और तुम मुझे खाने की बात कर रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, इस मिठाई के साथ साथ मैं तुझे भी कच्चा खा जाऊंगी, क्योंकि तूने मिठाई खाई है और तेरे अंदर तेरा खून भी अब मीठा ही हो गया होगा, इसीलिए तेरा खून तो पीना बनता है। चुड़ैल की बात सुनकर चंदू वहां से भाग जाता है। उसको इस तरह भागते हुए चुड़ैल जोर जोर से देखकर हंसने लगती है और वहां से उड़ते हुए एक पीपल के पेड़ पर उल्टी लटक जाती है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और शाम के वक्त एक सब्जी वाला अपनी सब्जियों को बेचते हुए जा रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाला सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अब तो सब्जी वाला आया है, अब मैं इस सब्जी वाले की सब्जी खा जाऊंगी। अरे कोई तो मेरी सब्जी ले लो, सुबह से ना तो एक आलू बिका और ना बिका आधा कांदा। अरे भैया, ऐसे कैसे चलेगा हमारा धंधा?
सब्जी वाला अपनी सब्जियों को बेच ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसके ठेले पर आ गिरती है और अपनी एक लंबी जुबान करके उसकी सारी सब्जियों को खा जाती है। ये देखकर सब्जी वाला कहता है, बाप रे, भुक्कड़ चुड़ैल, तूने तो मेरी सारी सब्जियां खा ली। अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। वैसे भी तू ही तो बोल रहा था सुबह से तेरी कोई सब्जी बिकी नहीं है, इसीलिए मैंने तेरी सारी सब्जियों को खा लिया। अरे भुक्कड़ चुड़ैल दीदी, सब्जी देखना और सफाचट करना दोनों अलग अलग बात होती है। अब मैं अपने घर में क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मेरे घर में ना तो पैसा है और ना ही सब्जी। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसा हो ना हो, सब्जी हो ना हो, लेकिन तुम्हारा ठेला तो तुम्हारे पास है ना। अगर तुम अब यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे सब्जियों की तरह तो मैं भी खा जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सब्जी वाला वहां से दौड़ते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है और आए दिन अब वो भुक्कड़ चुड़ैल किसी न किसी के घर का राशन खाली करने लगी। वो लोगों को डराकर उनका खाना पीना छीन लिया करती। वो लोगों के घरों में जाती और उनके घर का सारा राशन खा के भाग जाया करती। इस तरह सभी गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान हो गए। लोगों के घरों में अब राशन की कमी होने लगी। बड़ी मुश्किल से वो सभी लोग एक वक्त का खाना खा पाते। ऐसे ही एक बार की बात है, लालू अपना गोदाम बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी वो चुड़ैल उसके पास नाचते हुए आती है और उसके सामने गाना गाते हुए नाचने लगती है। ओ मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। बाप रे बाप, ये भुक्कड़ चुड़ैल मेरे गोदाम पर भी आ गई। अब इसको मैं यहाँ से कैसे भगाऊं? खैर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गोदाम का शटर खोलूंगा ही नहीं। अरे लालू, मैंने सुना है कि तेरे गोदाम में बहुत सारा राशन है, उसे खाकर मेरा पेट भर जाएगा। चल खोलना इसको। नहीं नहीं, मैं अपने गोदाम के शटर को नहीं खोलूंगा, तुम मेरे गोदाम का सारा अनाज ठूंस देगी। उसकी बात सुनकर चुड़ैल एक बार फिर नाचने लगती है और नाचने के बाद वो लालू से बोलती है, अरे लालू, मैं तेरे लिए नाची ना, अब शटर खोलना, मैं भूखी हूँ। नहीं नहीं, मैं शटर नहीं खोलूंगा। उसकी बात सुनकर चुड़ैल को अब गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल गुस्से में अपनी आंखों को लाल करते हुए उससे बोलती है, तू शटर नहीं खोलेगा? तू जानता नहीं कि मैं चुड़ैल हूँ? इतना कहकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों से भूतिया जादू कर वो शटर को अपने आप खोल देती है और उसके बाद चुड़ैल उस शटर के अंदर जाकर उसका सारा राशन खा जाती है और हंसते हुए हवा में उड़ जाती है। ये देखकर अब लालू अपने सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, इस चुड़ैल का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है। इस चुड़ैल ने तो सब कुछ खा लिया, इस चुड़ैल ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। लालू रोते रोते अपनी दुकान के आगे ही बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब गांव वाले लालू को बेहोशी की हालत में देखते हैं, तब गांव का एक मोहित नाम का लड़का उसके मुंह पर पानी का छींटा मारते हुए उसको जगाता है और उससे बोलता है, अरे लालू भैया, तुम इस तरह रोड पर क्यों सो रहे हो? अरे मोहित भैया, मैं रोड पर सो नहीं रहा था। अरे रात को मैं रोते रोते बेहोश हो गया। इस भुक्कड़ चुड़ैल का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, वरना ये हमारे गांव को बर्बाद कर देगी। वो गांव में लोगों का राशन इस तरह खा रही है जैसे वो जन्मों जन्मों की भूखी हो। अगर हमने उसका कुछ नहीं किया तो वो खाने के साथ साथ हमें भी नहीं छोड़ेगी। गांव वाले लालू की बात से सहमत होते हैं, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद गांव वाले बोलते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम उस चुड़ैल से लड़ नहीं सकते, आखिर वो चुड़ैल है और हम इंसान। खैर जो भी हो, हमें उस चुड़ैल से बात करनी ही होगी। इतना कहकर सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब रात होती है, तब सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उस चुड़ैल को हवा में उड़ता हुआ देख चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल दीदी, आप हम सभी गांव वालों को इस तरह क्यों सता रही हो? क्यों हम लोगों का राशन पानी खा पी कर खत्म कर रही हो? आखिर क्या चाहती हो तुम हम गांव वालों से? मैं बस अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। मैं बरसों से भूखी हूँ।
जिस दिन मेरी भूख मिटेगी उस दिन मैं अपने आप चली जाऊंगी और मेरी भूख ऐसे शांत नहीं होगी। जब तक मैं अपने कातिलों को नहीं मार देती तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम बरसों से भूखी रह चुकी हो? कातिल का तो समझ आता है कि तुम अपनी मौत का बदला लोगी, लेकिन इस तरह तुम लोगों के घर का राशन खाकर हजम कर जाती हो, ऐसा क्यों? आज से 10 साल पहले की बात है। मैं रिंकू नाम की औरत अपने ससुराल में खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन मेरे सास ससुर और मेरे पति को मेरी खुशियाँ ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं हो सकी। वो लोग मुझे आए दिन दहेज के लिए टॉर्चर करते रहते थे, लेकिन मैं दहेज के लिए हमेशा ही मना करती रही। इस तरह उन लोगों ने मुझे खाना पीना देना बंद कर दिया था। मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर जिंदा रही 6 महीने तक। उन्होंने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया और इस तरह भूख के कारण मेरी मौत हो गई। उन लोगों ने मेरी लाश को चोरी छुपे से उसी घर में दफन कर दिया और लोगों के सामने ये कह दिया कि मैं किसी पराये मर्द के साथ भाग गई हूँ। मैंने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रह गई। लेकिन ये हादसा तो तेरे साथ 10 साल पहले हुआ था, तो तू अब हमें क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे कैद करवा रखा था, लेकिन किसी तरह मैं उस कैद से आजाद हो गई। इतने सालों की भूखी हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ का राशन खाकर खुद का पेट भर लिया है, लेकिन मुझे अपनी मौत का बदला चाहिए अब। हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन तुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। मुझे मंजूर है। जिस दिन मैं अपने कातिलों को मार दूंगी उस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद से सभी लोग सहमत होते हैं और उसके ससुराल वालों को बहला फुसला कर अपने गांव में लेकर आते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उनको भयानक मौत दे देती है और वहां से चली जाती है। और इस तरह अब उस गांव में उस भुक्कड़ चुड़ैल का साया हट गया था और सभी गांव वाले खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे।